नमस्कार, मैं कीर्ति। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हर रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे कि आपकी और हमारी भी जानकारी बढ़ती है। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को ही नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 21 दिसंबर को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी। तो चलिए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज ही के दिन यानी कि 21 दिसंबर 1550 को बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत और राजा मानसिंह का जन्म हुआ था। राजा मानसिंह राजा भगवान दास के पुत्र थे। अपनी बुद्धिमानी, साहस, संबंध और उच्च वंश के कारण अकबर के राज्य के स्तंभों और सरदारों के अग्रणी थे। इनके कार्यों और व्यवहार से इन्हें बादशाह कभी फर्जद और कभी मिर्जा राजा के नाम से पुकारते थे। ये बादशाह के पसंदीदा और भरोसेमंद सरदारों में से एक थे। वे अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल का निर्माण कराया। भगवान दास के उत्तराधिकारी मानसिंह को अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। मानसिंह ने उड़ीसा और आसाम को जीतकर उनको बादशाह अकबर के अधीन बना दिया। राजा मानसिंह से भयभीत होकर काबुल को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने इन कार्यों के फलस्वरूप मानसिंह बंगाल, बिहार, दक्षिण और काबुल का शासक नियुक्त हुआ था। मानसिंह के कारण ही आज जगन्नाथपुरी का मंदिर मस्जिद नहीं बना। उड़ीसा के पठान सुल्तान ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया था। जब इसकी सूचना राजा मानसिंह जी को मिली, तब उन्होंने सेना उड़ीसा भेजी, लेकिन विशाल सेना के कारण सभी वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद राजा मानसिंह खुद उड़ीसा गए और पठानों और उनके सहयोगी हिंदू राजाओं को कुचल कर रख दिया। जगन्नाथ मंदिर की रक्षा हिंदू इतिहास का सबसे स्वर्णिम इतिहास है। यह हिंदुओं के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। राजा मानसिंह जी महान कृष्ण भक्त थे। उन्होंने वृंदावन में 7 मंजिला कृष्ण जी का मंदिर बनाया। बनारस के घाट, पटना के घाट और हरिद्वारों के घाटों का निर्माण आमेर नरेश मानसिंह जी ने ही करवाया था। बता दें कि राजा भगवान दास जी की मृत्यु हो जाने पर राजा मानसिंह जयपुर के सिंहासन पर बैठे। मानसिंह के शासनकाल में आमेर राज्य ने बड़ी उन्नति की। मुगल दरबार में सम्मानित होकर मानसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण करके जो अपरिमित संपत्ति लूटी थी, उनके काज में आमेर काफी शक्तिशाली किया। अकबर की मृत्यु के समय राजा मानसिंह ने सुल्तान खुसरो गद्दी पर बैठने के विचार से मिर्जा अजीज कोका का साथ दिया था, पर जहांगीर ने बंगाल की नियुक्ति निश्चित रख और स्वदेश जाने की छुट्टी देकर अपनी ओर मिला लिया। जहांगीर की राजगद्दी होने पर यह अपने शासन पर चले गए, परंतु उसी वर्ष बंगाल से बदलकर औरों के साथ रोहतास के विद्रोहियों का दामन करने पर नियत हुए। वहां से दरबार पहुंचकर तीसरे वर्ष में इन्हें इसलिए छुट्टी मिली कि दक्षिण की चढ़ाई का सामान ठीक कर खान खाना के सहायतार्थ वहां जाए। यह बहुत वर्षों तक दक्षिण में रहे। वहीं 9वें वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई और 60 मनुष्य उनके साथ में जले। अभी हमने आपको बताया एक वीर योद्धा और राजा मानसिंह के बारे में, जिसने हमेशा अपनी वीरता का और ईमानदारी का परिचय दिया। अब हम बात करेंगे एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के बारे में जिसने 80 के दशक में टीम इंडिया को एक अलग शिखर पर पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णमचारी श्रीकांत के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमचारी श्रीकांत का जन्म 21 दिसंबर 1959 में हुआ। 1980 के दशक का सबसे आक्रामक ओपनर कृष्णमाचारी श्रीकांत को कई लोग चिका कहकर भी बुलाते हैं। 1983 की क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे तमिलनाडु के इस बल्लेबाज ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट के बाद सिलेक्शन कमेटी में भी अहम भूमिका निभाई। अपनी अग्रेसिव ओपनिंग के लिए मशहूर इस बल्लेबाज के बारे में एक बार बिशन सिंह बेदी ने कहा था, जब श्रीकांत बैटिंग करता है तो बादल गरजने लगते हैं, आसमान में बिजली चमकने लगती है। बता दें कि 21 दिसंबर 1959 को तमिलनाडु में जन्मे श्रीकांत ने 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में खेलते हुए 38 रन की पारी खेली थी।
दोनों टीमों में श्रीकांत टॉप स्कोरर थे। इंडिया ने उस मैच में 183 रन बनाए थे और मैच 43 रन से जीता था। भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। अपने क्रिकेट करियर में श्रीकांत ने 43 टेस्ट और 146 वनडे मैच खेले। टेस्ट में 2 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी है इस बल्लेबाज के नाम। वहीं वनडे में 4 सेंचुरी और 27 हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। श्रीकांत ने विशाखापट्टनम में साल 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले हाफ सेंचुरी मारी और फिर बतौर ऑफ ब्रेक स्पिनर 5 विकेट भी लिए। किसी भी वनडे में किसी भी भारतीय द्वारा 50 रन मारने के साथ 5 विकेट लेने का यह पहला मौका था। आज के समय में भारतीय क्रिकेट टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों की कमी नहीं है। 11 खिलाड़ियों में से आपको 4-5 ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जो अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब बात 80 के दशक की होती है तो उस समय 1-2 ही खिलाड़ी आपको मिलेंगे जिनकी पहचान आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर की जाती रही है। कृष्णाचारी श्रीकांत उन्हीं में से एक हैं। वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 80 के दशक में सुनील गावस्कर के साथ भारत के लिए सफल सलामी जोड़ी भी बनाई थी। बताते हैं कि श्रीकांत को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। उनका घरेलू मैचों में शानदार रिकॉर्ड है। वह बल्लेबाज के साथ साथ एक अच्छे फील्डर भी हैं। श्रीकांत ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ 1981 में की। इसके 2 दिन बाद उन्होंने टेस्ट मैच खेला। उस समय उनकी उम्र महज 21 साल थी। भारत के पूर्व कप्तान कृष्णाचारी श्रीकांत एक अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ भारत के प्रमुख चयनकर्ता भी रहे। वे 4 साल तक इस पद पर रहे। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम ने धोनी की अगुवाई में दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने 1983 में विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। उस समय भी श्रीकांत खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। श्रीकांत के कार्यकाल में भारतीय टीम ने टेस्ट में नंबर 1 का स्थान भी प्राप्त किया। वहीं वर्तमान की बात करें तो इस वक्त श्रीकांत आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के एम्बेसडर हैं। श्रीकांत के बेटे अनिरुद्ध और आदित्य भी क्रिकेट की दुनिया में अपने पिता की तरह मशहूर होने की कोशिश में हैं। इनके बेटे अनिरुद्ध तमिलनाडु की डोमेस्टिक टीम के साथ ही इंडिया अंडर 19 का भी हिस्सा रहे हैं। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेल चुके हैं। ये थे भारत के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक श्रीकांत, जिन्होंने खेल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी पहचान आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर की जाती है। अब हम बात करेंगे साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। आज ही के दिन हिंदी गद्य साहित्य के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। प्रधानाध्यापक ने भूल से इनका नाम महावीर प्रसाद लिख दिया था। हिंदी साहित्य में यह भूल स्थान बन गई। 13 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये रायबरेली के जिला स्कूल में भर्ती हुए। यहाँ संस्कृत के अभाव में इनको वैकल्पिक विषय फारसी लेना पड़ा। इन्होंने इस स्कूल में किसी तरह 1 वर्ष काटा। उसके बाद ये पिता के पास मुंबई चले गए। मुंबई में इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अभ्यास किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने रेलवे में कुछ समय तक नौकरी भी की, लेकिन सही वेतन न मिलने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी। वहां से त्यागपत्र देकर इन्होंने सरस्वती संपादन का भार संभाल लिया। 200 रुपए मासिक की नौकरी को त्याग कर मात्र 20 रुपए प्रति मास पर सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य करना उनके त्याग का परिचायक है। संपादन कार्य में अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने गांव चले गए। बहुत ज्यादा बीमार होने से 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में इनका स्वर्गवास हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की थी। द्विवेदी जी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्ष में थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में ना तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और ना उर्दू फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। वे ग्रह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना ज्यादा पसंद करते थे।
द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। उनकी भाषा का रूप पूर्णतया स्थित है, वह शुद्ध और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। द्विवेदी जी ने नए नए विषयों पर लेखनी चलाई। ऐसे विषयों पर लेख लिखते समय द्विवेदी जी ने एक शिक्षक की भांति एक बात को कई बार दोहराया ताकि पाठकों की समझ में वह अच्छी तरह से आ जाए। हिंदी भाषा के प्रचलित दोषों को दूर करने के लिए द्विवेदी जी इस शैली में लिखते थे। इस शैली में लिखकर उन्होंने विरोधियों को मुंहतोड़ उत्तर दिया। ये थे महावीर प्रसाद, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया। तो चलिए अब बात करते हैं एक गाने के बारे में जो आज के दिन YouTube पर 1 अरब से ज़्यादा बार देखा जाने वाला पहला वीडियो बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगम स्टाइल के बारे में। आज ही के दिन यानी कि 21 दिसंबर को गंगनम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब देखे जाने वाला पहला वीडियो बना। साल 2012 में आए कोरियन रैपर PSY के गंगनम स्टाइल गाने ने आते ही यूट्यूब पर धूम मचा दी थी। गंगनम स्टाइल को MTV यूरोप संगीत पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा यह गीत 28 देशों के संगीत चार्ट में नंबर 1 रह चुका है। गंगनम स्टाइल दक्षिण कोरियाई संगीतज्ञ साई का एक K-पॉप गाना है। यह गाना जुलाई 2012 में उनके छठे स्टूडियो एल्बम साई 6 पार्ट 1 के अंतर्गत रिलीज हुआ था और दक्षिण कोरिया के गाओन चार्ट पर प्रथम स्थान पर अंकित हुआ। 21 दिसंबर 2012 को गंगनम स्टाइल ने यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जिसने जस्टिन बीबर के सॉन्ग बेबी को मात दे दी। हम आपको गंगनम स्टाइल का मतलब बताते हैं। साय का अजीबो गरीब नाचने का अंदाज गंगनम स्टाइल है, पर दरअसल गंगनम दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक जगह का नाम है। यह जगह कैलिफोर्निया की बेवर्ली हिल्स जैसी है, यानी यहां फैशन की दुनिया के सभी बड़े नाम मिल जाएंगे। एक ऐसी सड़क है जिसके दोनों ओर गुची, प्रादा और लुई वित्तो जैसे बड़े लग्जरी ब्रांड के शोरूम मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि यहां अधिकतर वही लोग आते हैं जिनकी जेबें भरी होती हैं। यानी गंगनम स्टाइल का मतलब हुआ ऐशो आराम और चमक धमक वाला। साय को गाने के वीडियो में ऐसी ही कुछ चीजें करते देखा जा सकता है। वह अजीब तरह से नाचते हुए बड़े बड़े क्लब में पहुंच जाते हैं, स्पीड बोट की सवारी कर लेते हैं और योगा भी सीख लेते हैं। यहां पर काफी कीमती मकान भी है जिसकी कीमत गंगनम में कम से कम $7,20,000 है। बता दें कि गाना गंगनम स्टाइल इस जगह की तारीफ नहीं करता, बल्कि एक हद तक उसकी खिल्ली उड़ाता है। इस गाने गंगनम स्टाइल ने अपना एक ही अलग स्टाइल बनाया और लोगों को कोरिया की ओर खूब आकर्षित भी किया। गंगनम स्टाइल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली वीडियो के रूप में अंकित किया गया है। अभी हमने आपको बताया गंगनम स्टाइल गाने के बारे में कि कैसे इस गाने ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।